वेलकम बैक बच्चा लोग। आई होप आप लोग डेडिकेटेड वे में अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर रहे हो। हम लोग जीएसटी में एग्जेम्पशंस पढ़ रहे हैं और आज हमें जो शुरू करना है वो है एग्जेम्पशन फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, वेयर गवर्नमेंट इज एक्टिंग एज अ सर्विस प्रोवाइडर और अ सप्लायर। सबसे बड़े ग्रुप्स में से एक ग्रुप आता है ये जहाँ पे गवर्नमेंट इज एक्टिंग एज अ सर्विस प्रोवाइडर, और इस केस में बहुत सारे एग्जेम्पशंस मिलते हैं एंड फॉर द राइटफुल रीजन सो, बिकॉज गवर्नमेंट अगर कोई सर्विसेज दे रहा है आपको तो नेचुरली वो पब्लिक वेलफेयर या पब्लिक नेसेसिटी के लिए रहेगी। सो देयरफॉर मोस्ट ऑफ द सर्विसेज शुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। फिर भी हमें इसे एक बार पढ़ना जरूर है, उसमें वन बाय वन करके हम सारी चीजें पढ़ने की और समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट अस गो अहेड और मूव विद द फर्स्ट काइंड ऑफ एग्जेम्पशन। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय governmental authority by way of any activity in relation to any function entrusted to municipality under article 243W of the constitution of India or panchayat under article 243G of the constitution of India. So article 243W और 243G of the constitution of India में वो सारी एक्टिविटीज और सर्विसेज लिखी है जो गवर्नमेंट की ड्यूटी है आपको प्रोवाइड करना, जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स हो गया, क्लीनिंग की सर्विसेज हो गया, सिक्योरिटी की सर्विसेज हो गया और एनी अदर काइंड ऑफ सर्विस। सो गवर्नमेंटल सर्विस में एग्जेम्पशन में सबसे फर्स्ट व्हाट वी सी इज एनी काइंड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय म्युनिसिपैलिटी और पंचायत और कैंटोनमेंट बोर्ड और एनी अदर गवर्नमेंटल अथॉरिटी, किसी भी नाम से रहो, अंडर आर्टिकल, दो आर्टिकल नंबर आपको याद रखने हैं, 243W एंड 243G ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये जो सर्विसेज है ये कंप्लीटली क्या है, एग्जेम्प्ट है। दीज आर कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड। इसमें क्या दिया गया है, इसमें वो सारी एक्टिविटीज और वो सारे ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं जो गवर्नमेंट की ड्यूटी है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड द सर्विसेज टू सिटीजन ऑफ दिस कंट्री और पीपल लिविंग इन इंडिया। ठीक है, अगर आप चाहो, इफ यू फील इट इज नीडेड, आप ये आर्टिकल गूगल करके रीड कर सकते हो, बट आज सच जरूरत नहीं है, बट आई विल सजेस्ट कि एटलीस्ट वंस उनको रीड कर लो। दूसरा है सर्विसेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी एक्सक्लूडिंग फॉलोइंग सर्विसेज, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी कोई भी सर्विस आपको दे, इट इज एग्जेम्प्टेड अंडर जीएसटी लॉ, बट एक्सक्लूडिंग फॉलोइंग, यानी कि ये ए से लेके डी तक की जो एक्टिविटीज है, दीज एक्टिविटीज विल बी टैक्सेबल, दिस विल बी टैक्सेबल, बट वी नीड टू रीड देम फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ और किंतु परंतु भी हमारे पास में आने वाले हैं। तो व्हाट वी सेड, एक्सक्लूडिंग फॉलोइंग में क्या क्या चीजें दी गई है आपको, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है वो जो सर्विसेज देता है, बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी सर्विसेज provided to a person other than central government, state government और यूनियन टेरिटरी। यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आप लोगों को जो सर्विसेज दे रहा है इन रिलेशन टू स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट और लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी सर्विसेज, वो टैक्सेबल है। लेकिन वही अगर ये सेम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आपको ऑर्डिनरी पोस्ट की सर्विस दे रहा है, ऑर्डिनरी पोस्ट, नॉट अ स्पीड पोस्ट और एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट और एजेंसी और एज अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल पोस्ट, ऑर्डिनरी पोस्ट इज एग्जेम्प्ट।
स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी सर्विसेज अगर आपको दे रही है तो वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। व्हाट डज इट मीन, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इसमें क्या क्या चीजें आ सकती है सर। सो हम लोग बात कर रहे हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है, ठीक है। सो अगर एक डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अगर आपको कोई सर्विसेज दे रहा है, अब इसमें अलग अलग बाइफर्केशंस करेंगे हम, ठीक है। सो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में पहला, फर्स्ट बाइफर्केशन, नॉर्मल और ऑर्डिनरी पोस्ट सर्विसेज, ठीक है। ये जो नॉर्मल और ऑर्डिनरी पोस्ट की सर्विसेज जो दे रहे हैं, चाहे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ये सर्विसेज गवर्नमेंट को दे या किसी और को दे, ठीक है, इट इज exempt from GST, it is completely exempt from GST। वही अगर ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज दे रहा है, स्पेसिफिक सर्विसेज में क्या क्या आएगा, स्पीड पोस्ट और एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, और क्या क्या आ रहा है इसमें देखिए, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट और लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी सर्विसेज, और लाइफ इंश्योरेंस या फिर एजेंसी सर्विसेज अगर आपको प्रोवाइड की जा रही है। ये जो सर्विसेज है, इस सर्विसेज में दो अलग अलग कैटेगरीज और करते हैं हम लोग, जहां पर ये सर्विसेज प्रोवाइडेड टू, जहां पर ये दिस सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू whom, टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, टू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी आर एक्टिंग एज अ recipient of supply, in this case it will be exempt from GST। इस केस में ये क्या होगा, exempt होगा। और एंड इफ दीज आर प्रोवाइडेड टू एनी अदर पर्सन, यानी आपके मेरे जैसे किसी नॉर्मल और मैंगो मैन या आम इंसान को प्रोवाइड किया तो टू एनी अदर पर्सन, किसी एनी अदर पर्सन को अगर प्रोवाइड किया तो क्या होगा, देन दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी विल बी टैक्सेबल, then this particular activity will be what, it will be what, it will be taxable in nature। ओके, सो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑर्डिनरी पोस्ट की सर्विस, कोई भी बंदा जाके वो येलो कलर का एनवलप लेके स्टैम्प चिपका के पोस्ट करेगा, कोई वांदा नहीं, नॉट टैक्सेबल, स्टैम्प एनीवेज नॉट टैक्सेबल होगा। स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट और एजेंसी और लाइफ इंश्योरेंस सर्विस, इफ रिसिपिएंट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, एग्जेम्प्ट। रिसिपिएंट इज एनी अदर पर्सन, चाहे वो ऑर्डिनरी पर्सन हो या कोई बिजनेस करने वाला, बिजनेस वाला इंसान हो या बिजनेसमैन या बिजनेस वूमन हो, इट इज एनीवेज टैक्सेबल, ठीक है। तो आपको याद रखना है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के बारे में। देन सर्विसेज इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट और वेसल इनसाइड और आउटसाइड द एयरपोर्ट और पोर्ट। सो एयरक्राफ्ट और वेसल से रिलेटेड सर्विसेज आर टैक्सेबल, तो इसे भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सी में हम लिखेंगे इन रिलेशन टू in relation to aircraft और vessel, चाहे वो एयरपोर्ट के अंदर हो या पोर्ट के अंदर हो या बाहर हो, इट इज टैक्सेबल, इट इज टैक्सेबल, ठीक है। तो एयरक्राफ्ट और वेसल्स के रिलेशन के जो भी सर्विसेज रहेगी, दीज आर टैक्सेबल। आगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स आर टैक्सेबल, इसके ऊपर हम कुछ और भी चीजें पढ़ेंगे,
ठीक है। डी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स, इट इज अगेन टैक्सेबल। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर के बारे में हम एक बार और पढ़ेंगे एक स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर, जहाँ पे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस और गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज करके हम पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए यहाँ पर इतना देख लेते हैं। देन एनी सर्विस अदर देन अबव, एनी सर्विस अदर देन अबव प्रोवाइडेड टू अ बिजनेस एंटिटी। इसके ऊपर हम और भी डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये चीज आगे भी और रिपीट होगी। वी विल स्टडी दिस लेटर ऑन, बट फिलहाल इतना याद रखो कि एनी सर्विस अदर देन ए, बी एंड सी अबव, तो हम उसमें लिखते हैं डी के बाद में ई, एनी सर्विस अदर देन, और हमारे केस में भी क्या आएगा, बी कॉमा सी एंड डी अबव, क्योंकि हमने ए में म्युनिसिपैलिटी और पंचायत का नाम लिखा है इसलिए। टू, टू प्रोवाइड किसको किया है, ये बिजनेस एंटिटी। ये पढ़ते समय हमें कुछ और चीजें भी पढ़नी पड़ेगी। लेट अस रीड देम एंड अंडरस्टैंड देम। एनी अदर सर्विस प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी, ये वाला पार्ट देखना है आपको। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेट्रा, if yes and it is provided to business entity whose turnover in the preceding year exceeds 20 lakh। मतलब मान लेते हैं सर्विस प्रोवाइड किया है 1920 में, तो 1819 में इसका टर्नओवर शुड एक्सीड रुपीज 20 लाख, ठीक है। एंड ग्रॉस अमाउंट चार्ज एक्सीड्स रुपीज 5000, देन इट इज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सो एनी सर्विस प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी, ठीक है। उसके बाद में इफ, इसके बाद हम लिखेंगे इफ टर्नओवर यानी कि सेल्स ऑफ सच बिजनेस एंटिटी यानी कि बीई exceeds rupees 20 lakh in the preceding financial year, exceeds rupees 20 lakh in preceding financial year, and the gross amount charged by the government exceeds rupees 5000, and gross amount charged exceeds rupees 5000। मतलब कोई और सर्विस जैसे से इन, ये जो हमने ऊपर लिखी है बी, सी और डी के अलावा कोई और सर्विस, नॉर्मल सर्टिफिकेशन की सर्विस या नॉर्मल बिजनेस सर्टिफिकेट देना है या एग्जिस्टेंस की कोई सर्विस देना है या कोई और सर्विस प्रोवाइडेड टू अ बिजनेस एंटिटी, मतलब रिसिपिएंट इज बिजनेस एंटिटी एंड प्लस प्रीसीडिंग ईयर, मतलब जिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में सर्विस दिया उसके पिछले साल में उस बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर एक्सीड होता है रुपीज 20 लाख plus gross amount charge exceeds rupees 5000, if all these conditions are satisfied, then this particular category of service is taxable, and that is too taxable under reverse charge mechanism। मतलब business entity being a recipient खुद होके जीएसटी कैलकुलेट करेगी और खुद होके वो जीएसटी गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करेगी। We will study or discuss on this in detail later on,
और इसमें हम जब प्रैक्टिकल करेंगे इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट सर्विस से रिलेटेड क्वेश्चंस के ऊपर, तब आपको और भी अच्छे से ये क्लियर होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। बट फिलहाल के लिए इतना आप लोग समझ लीजिए। देन आगे बढ़ते हुए, तो ये एनी अदर सर्विस से रिलेटेड ये चीज़ थी। 20 लाख का टर्नओवर जो मैंने आपको दिखाया वो यहाँ पर था। स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 10 लाख रहेगा, दैट वी विल स्टडी इन द चैप्टर रजिस्ट्रेशन। तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन चैप्टर तक के वेट करना पड़ेगा। बट फिलहाल आप सिर्फ वो जो चार्ट मैंने बनाया है उसके ऊपर ध्यान रखिए, बाद में हम प्रैक्टिकल में और देखेंगे। देन अगला आता है इसमें क्या क्या एग्जामिशन में है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू अनदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी किसी दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी को अगर कोई सर्विस देता है तो वो भी एग्जेम्प्ट है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स इंटर गवर्नमेंटल सर्विसेज, गवर्नमेंट की एक बॉडी और एक अथॉरिटी किसी दूसरे बॉडी या अथॉरिटी को अगर कोई सर्विस दे रही है, इंटर गवर्नमेंटल सर्विसेज और आर आल्सो एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी लॉ। देन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी वेयर द कंसिडरेशन फॉर सच सर्विस डज नॉट एक्सीड ₹5,000। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर लिया है। ये जो हमने चार्ट बनाया बिजनेस एंटिटी का 5,000 का, उसके ऊपर ही डील करता हुआ ये पर्टिकुलर प्रोविजन है, तो उसके ऊपर हम प्रैक्टिकल डायरेक्टली करेंगे। देन सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय गवर्नमेंट एंटिटी टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी और एनी अदर पर्सन स्पेसिफाइड by central government, state government, union territory or local authority against consideration received from central government, state government, local authority etc. in the form of grant. तो कीवर्ड here is grant, यानी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और एनी एंटिटी विच इज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, अगर वो आपको कोई ग्रांट दे रही है फॉर एनी स्पेसिफाइड पर्पस, तो ये ग्रांट देने की जो एक्टिविटी इट इज अगेन एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST. So what I will say, grant by government or by any government agency, it is also exempt under GST. ठीक है, आगे सर्विसेज बाय एन ओल्ड एज होम, यानी जो बुजुर्गों के लिए जो रहने के लिए ओल्ड एज होम बनता है, रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट or an entity registered under section 12AA of the Income Tax Act 1961 to its residents aged 60 years or above against the consideration up to ₹25,000 per month per member, inclusive of charges for boarding, lodging and maintenance. अब यहाँ पे क्या है, let us try to understand this thing. तो H में हम क्या क्या कहते हैं, what are the things to be covered here? So पहला, services by an old age home. ठीक है, एक तो पहले क्या है, ओल्ड एज होम है, ठीक है, बट दिस ओल्ड एज होम शुड बी रन बाय, मतलब यहाँ पे कौन उस ओल्ड एज होम को रन कर रहा है वो भी जरूरी है। ठीक है, लेट अस चेक दिस एज वेल। तो इट शुड बी रन बाय होम, इसमें दो कैटेगरीज करेंगे हम। पहला बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, फर्स्ट कैटेगरी इज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ए, और
इसमें ए बी के जगह पर हम नंबर्स देते हैं। रन बाय वन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेकंड, एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो सेकंड में आएगा आपका एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो 12 अभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। ठीक है, तो एक कैटेगरी तो ये हो गई आपकी। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी इज दिस। इसमें भी कुछ कंडीशंस है। टू इट्स रेसिडेंट एज्ड 60 ईयर्स और मोर, मतलब अब इसमें भी मल्टीपल चीज आएगी। पहला दिया है टू रेसिडेंट्स जिनकी एज है 60 ईयर्स और मोर। ठीक है, प्लस प्लस इसके साथ में और एक चीज है, अगेंस्ट अ कंसिडरेशन अप टू ₹25,000 पर मंथ। अगेंस्ट अ कंसिडरेशन अप टू ₹25,000 पर मंथ, हम यहाँ पे लिखेंगे अगेंस्ट कंसिडरेशन ऑफ रुपीज consideration of up to ₹25,000 per month, including what? Boarding, lodging and maintenance. Boarding, lodging एंड मेंटेनेंस। ठीक है, अगर ये सब सेटिस्फाई होगा, अगर ये सब सेटिस्फाई होगा तो ये एक्टिविटी क्या होगी? एग्जेम्प्ट होगी। तो ये एक्टिविटी क्या होगी? एग्जेम्प्ट होगी। और अगर ये आप सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो, मतलब एनी अदर केस है, यानी कि लेटर से किसी ऐसे इंसान को दिया जिसकी एज 60 साल से कम है, या कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन ₹25,000 पर मंथ एक्सेट्रा, देन दैट एक्सेस अमाउंट विल बी टैक्सेबल। तो यहाँ पे हम कहेंगे एनी अदर केस कोई और केस अगर है, देन इट विल बी टैक्सेबल। तो एनी अदर केस है तो वो क्या होगा? टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो अगर कोई ओल्ड एज होम है विच इज रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, या फिर एंटिटी अंडर सेक्शन 12 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जहां पे ओल्ड एज होम की फैसिलिटी दी जा रही है उस ओल्ड एज होम के रेसिडेंट्स को 2060 ईयर्स और अबव, अगेंस्ट अ कंसिडरेशन ऑफ अप टू ₹25,000 पर मंथ, इंक्लूडिंग बोर्डिंग, लॉजिंग एक्सेट्रा, देन इट विल बी एग्जेम्प्ट। मान लेते हैं 30,000 पर मंथ है तो 5,000 पर मंथ विल बी टैक्सेबल। 60 साल के नीचे वालों के लिए दिए रहे तो पूरा टैक्सेबल। कोई बिजनेस एंटिटी मेंटेन कर रही है देन अगेन इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा एनी रन बाय एनी अदर पर्सन, कोई अदर पर्सन अगर रन कर रहा है तो देन इट विल बी कंप्लीटली टैक्सेबल।
ओके, दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट एन ओल्ड एज होम। अब अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कोई बैंक गारंटी दे रहा है फॉर अपने पीएसयूज के लिए, फॉर टेकिंग लोन फ्रॉम अ बैंकिंग कंपनी और एनी इंस्टीट्यूशन और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो ये क्या है, एग्जेम्प्ट है। ठीक है, मीन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटी और एंटिटीज प्रोवाइडिंग बैंक गारंटी। ठीक है, वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, बैंक का गारंटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो बैंक का गारंटी, बैंक गारंटी फॉर लोन बाय पीएसयू, और अगर इसका अगर कुछ कमीशन और चार्जेस पीएसयू से गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है, इट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी लॉ। ये भी क्या है, एग्जेम्प्ट है अंडर जीएसटी लॉ। ठीक है, देन services provided by central government or state government etc for taking registration under any law, it is also exempt। for safety verification under factories act or under any law, यानी फैक्ट्री करेक्टली काम कर रही है नहीं कर रही है, फायर एक्सटिंग्विशर्स बराबर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वर्कर्स की सेफ्टी मेंटेन हो रही है या नहीं मेंटेन हो रही, इसके लिए जो सेफ्टी सर्टिफिकेट और टेस्टिंग करने के बाद में जो सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है वो भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। सो व्हाट वी विल से, registration under any law, तो ये क्या है, एग्जेम्प्ट है। मतलब अगर कंपनी बनानी है तो कंपनीज एक्ट में आप कुछ फीस पे करोगे, या कुछ और लॉ के अंदर में कुछ रजिस्ट्रेशन करना है उसकी आप फीस भरोगे, तो ये जो फीस है ये क्या है, एग्जेम्प्ट है। सिमिलरली टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन फी अंडर लॉ, किसी लॉ के तहत कोई टेस्टिंग हो रही है या कोई सर्टिफिकेशन हो रहा है जो इंडिया में अप्लीकेबल है, तो एज अ बिजनेस आपके लिए तो करना मैंडेटरी है, बराबर है। तो ये जो टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन की जो आपको फीस मिल रही है या आप जो फीस गवर्नमेंट को पे कर रहे हो, इट इज एग्जेम्प्टेड अंडर जीएसटी लॉ। सिमिलरली सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ इश्यूएंस ऑफ पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ पे एल पासपोर्ट और वीजा और ड्राइविंग लाइसेंस और बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट एक्सेट्रा, दीज ऑल आर व्हाट, एग्जेम्प्ट। ठीक है, तो अगर आप कोई वीजा लेकर कहीं पे ट्रिप पे जा रहे हो, चाहे आपकी ट्रिप पर्सनल नेचर की हो या बिजनेस की हो, इट इज ऑल्सो, वो जो वीजा की फीस गवर्नमेंट कलेक्ट कर रहे हैं आपसे, इट इज ऑल्सो एग्जेम्प्टेड अंडर जीएसटी लॉ। देन आगे फर्दर हमने क्या कहा, services provided by the central government or state government or etc by way of tolerating non-performance of a contract for which fine or liquidated damages is payable। तो मैं पहले लिखवा देता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। फाइन और liquidated damages paid to government for non-performance of contract, अगर ऐसा कुछ फी और फाइन आप पे कर रहे हो, इट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। इसका मतलब क्या है, लेट अस से गवर्नमेंट ने आपको एक रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आप एक रोड बनाओ। ठीक है, लोकेशन ए से लोकेशन बी के लिए आप एक रोड बनाओ, लेकिन आप ये रोड बना नहीं पा रहे हो, यू आर अनेबल टू मेक दिस रोड।
अब अगर आप लोग ये रोड बना नहीं पा रहे हो तो गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है हम आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए आपको कुछ फाइन और पेनल्टी हमें पे करनी पड़ेगी। तो ये जो नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो आपने फाइन और पेनल्टी पे किया है या लिक्विडेटेड डैमेजेस पे किया है, दीज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। दैट मीन्स इफ यू आर एंटरिंग इनटू एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वो कॉन्ट्रैक्ट को आपने परफॉर्म नहीं कर पाए और उनके नॉन परफॉर्मेंस की वजह से बिकॉज यू आर अनेबल टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए आपने कोई फाइन और लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी एक्सेट्रा कुछ पे किया, इट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ठीक है, देन इसके आगे आपको कहा गया है, नेक्स्ट हमने कहा सर्विसेज बाय वे ऑफ assignment of right to use natural resources to an individual farmer for cultivation of plants and rearing of all forms of animals except rearing of horses। ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पे देखिए, गवर्नमेंट ने आपको नेचुरल राइट्स असाइन किया। गवर्नमेंट ने क्या असाइन किया आपको? नेचुरल राइट्स असाइन किया। अगर ये नेचुरल राइट्स असाइन किया गया है टू इंडिविजुअल एज अ फार्मर, मतलब किसी फार्मर को बोला कि जाओ आप ये लैंड यूज कर लो या आप ये पानी यूज कर लो आप या फिर आप ये फ्यूल यूज कर लो फॉर योर फार्मिंग पर्पस, इट इज एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी। लेकिन अगर ये जो नेचुरल राइट्स असाइन किए गए हैं किसी फार्मर को, इफ दे आर फॉर रेयरिंग ऑफ एनिमल, तो भी आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, बट हॉर्सेस के रेयरिंग के लिए आपको एग्जेम्पशन मिलने वाला नहीं है। हॉर्सेस के मेंटेनेंस के लिए या उसके रेयरिंग के लिए आपको एग्जेम्पशन मिलने वाला नहीं है। हॉर्सेस के अलावा कोई बैल है, घोड़ा, बैल है, गाय है या कोई और एनिमल है तो उसका आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, बट हॉर्सेस के लिए मिलने वाला नहीं है। अगर ये नेचुरल रिसोर्सेस अदरवाइज देन एन इंडिविजुअल फार्मर को दिया तो, मतलब मान लेते किसी कंपनी को दिया तो, देन इट विल बी टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ओके, सो आगे हम क्या कहते हैं, ठीक है, असाइनमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेस का क्या हुआ? असाइनमेंट हुआ है। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, इसमें अलग अलग पार्ट्स आएंगे। नेचुरल रिसोर्सेस आर असाइंड टू इंडिविजुअल फार्मर ठीक है, इसमें हम कहेंगे फॉर कल्टीवेशन और फार्मिंग। ठीक है ना, तो फॉर प्लांट्स, यानी फार्मिंग के लिए दिया तो then it will be exempt, then it will be what? It will be exempt। फॉर एनिमल्स दिया तो एनिमल्स में हॉर्सेस अगर है तो अगर एनिमल्स में हॉर्सेस के लिए दिया तो देन इट विल बी टैक्सेबल। ठीक है, हॉर्सेस के लिए दिया तो ये क्या होगा? टैक्सेबल होगा। एनी अदर एनिमल के लिए दिया तो बफेलोज, काउज एक्सेट्रा, एनी अदर एनिमल तो ये क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। तो ये क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा।
ओके, सो असाइनमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस किसी इंडिविजुअल फार्मर को दिया, फॉर प्लांट्स एग्जेम्प्ट, फॉर एनिमल्स हॉर्सेस टैक्सेबल, अदर देन हॉर्सेस एग्जेम्प्ट। और अगर किसी कंपनी को या किसी और को दिया, किसी ग्रुप को दिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी सोसाइटी को दिया, तो एनी अदर केसेस। तो किसी और केस में क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस इंडिविजुअल फार्मर फॉर प्लांट एग्जेम्प्ट, एनिमल हॉर्सेस टैक्सेबल, अदर एग्जेम्प्ट। एनी अदर केस कंपनी को दिया, कंपनी को कोल माइनिंग के राइट्स दिए या कोई और राइट्स दिए, इट इज अगेन टैक्सेबल। ठीक है, आगे बढ़ते हुए, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ डेप्यूटिंग ऑफिसर आफ्टर ऑफिस आवर्स और हॉलीडेज फॉर इंस्पेक्शन और कंटेनर, जिनको हम मर्चेंट ओवरटाइम चार्जेस भी कहते हैं, दीज आर एक्सेप्ट। बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लेते हैं कि आप किसी हॉलीडे वाले दिन आपका कोई प्रोडक्ट या आपके कोई गुड्स इंडिया में आ रहे हैं इंडिया के बाहर से, तो वहां पर जो इंस्पेक्शन करना है या आपको जो क्लियरेंस देना है, वो जो ऑफिसर ओवरटाइम वर्क कर रहे हैं उनको मर्चेंट ओवरटाइम चार्जेस दिए जाते हैं। तो ये जो मर्चेंट ओवरटाइम चार्जेस है, दीज आर अगेन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। तो एम एन तक के हुआ हमारा, आगे हम लिखते हैं ओ। So what we will say O, ठीक है, मैं ऐसा लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए, मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस, दीज आर अगेन एग्जेम्प्ट। ठीक है, ये भी क्या होंगे, एग्जेम्प्ट होंगे। मतलब जब डिलेड और लेट अगर आपका कोई शिप और कंटेनर इंडिया में आ रहा है, उसके क्लियरेंस के लिए जो मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस मिलते हैं, वो भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। 65B, आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू जस्ट रीड इट। ठीक है, इसको एक बार रीड करके आगे बढ़िए। 74A, आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू जस्ट रीड इट, रीड करके आगे बढ़े, आपको समझ में आएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। और these are all exemptions relating to or with relation to government services। ठीक है, जो जो चीजें मैंने बताई नहीं है वो मैं आगे किसी ना किसी पॉइंट पर कवर करूंगा, जैसे कि 65B है या 74A है, इसके लिए आपको वरी नहीं करना है। बेसिकली एक वन इज रिलेटिंग टू एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन एंड अनदर वन इज रिलेटिंग टू जो लोगों का रिहेबिलिटेशन करना पड़ता है उनसे रिलेटेड, बट वी विल टेक इट इन लेटर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, सो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो सर्विसेज है या जो एक्टिविटीज है, उसमें कहाँ कहाँ पर क्या क्या एग्जाम्पशन है, मैंने पहले कहा था काफी बड़ी ये एक्टिविटी है, काफी बड़ी चीजें इसमें आएगी। उसमें पहला हमने पढ़ा कि कोई म्यूनसिपैलिटी अंडर आर्टिकल 243 जब 243W या पंचायत अंडर आर्टिकल 243G अगर आपको कोई सर्विसेज दे रहा है तो क्या है, एग्जेम्प्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑर्डिनरी पोस्ट की सर्विस दे रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट को दे रही है या नॉन गवर्नमेंट को दे रही है, इट इज एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी लॉ। स्पेशल पोस्ट है, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट है, लाइफ इंश्योरेंस है या एजेंसी सर्विसेज है, अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी को दे रही है तो एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी लॉ है। एनी अदर पर्सन को दे रही है, चाहे वो बिजनेस एंटिटी हो, नॉन बिजनेस एंटिटी हो, चाहे वो स्पीड पोस्ट के चार्जेस 100 रुपीज हो या 1000 रुपीज हो, इट इज टैक्सेबल। एयरक्राफ्ट और वेसल से रिलेटेड सर्विसेज टैक्सेबल होगी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर से रिलेटेड सर्विसेज टैक्सेबल होगी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर, ये स्पेसिफिक ग्रुप भी हम पढ़ेंगे। और ये जो बी सी एंड डी ऊपर जो हमने पढ़ा है, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को छोड़ दीजिए, एयरक्राफ्ट और वेसल को छोड़ दीजिए, गुड्स और पैसेंजर का ट्रांसपोर्ट को छोड़ दीजिए, इनके अलावा कोई अदर सर्विस है जहां पर रिसिपिएंट इज बिजनेस एंटिटी एंड उस पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शुड एक्सीड ₹20 लाख, प्लस जो गवर्नमेंट उसकी जो फीस चार्ज कर रहा है इट शुड एक्सीड ₹5,000, देन इट विल बी टैक्सेबल, और ये टैक्सेबल भी होगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, अब कई बार क्या होगा कि ये जो ग्रॉस अमाउंट ऑफ फीस चार्ज
किसी एक ओकेजन में ही 5,000 के ऊपर जाएगा तो टैक्सेबल होगा। लेकिन कई बार क्या होगा, गवर्नमेंट जो आपको सर्विस दे रही है वो कंटिन्यूअस इन नेचर की है। एक बार विजिट किया, सर्टिफिकेट का पार्ट 1 दिया, 1000 रुपीज फीस हुआ, दूसरे बार विजिट किया 3000 रुपीज फीस हुआ। तो ये जो कंटिन्यूअस नेचर की जो सर्विस है, इस केस में ये जो 5000 रुपीज का जो अमाउंट है वो आप इन अ फाइनेंशियल ईयर चेक करोगे कि किसी एक फाइनेंशियल ईयर में अगर कंटिन्यूअस नेचर की जो सर्विस दिया है इसका अमाउंट अगर 5000 के ऊपर जाएगा तो इट विल बी अगेन टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इंटर गवर्नमेंटल सर्विसेज दे आर अगेन एग्जेम्प्ट। ग्रांट अगर कोई गवर्नमेंट आपको दे रही है इट इज एग्जेम्प्ट। ओल्ड एज होम की सर्विस है, अगर इफ दैट ओल्ड एज होम इज रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या फिर एंटिटी विच इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, एंड ओल्ड एज होम की फैसिलिटी मिल रही है उस ओल्ड एज होम के रेसिडेंट्स को जो 60 इयर्स और अबव है, then it is exempt provided that consideration up to rupees 25,000 is only exempt, which includes boarding, lodging and maintenance. और अगर कोई और केस है इट इज डेफिनेटली टैक्सेबल। गवर्नमेंट बैंक गारंटी दे रही है फॉर लोन टेकन बाय पीएसयू, उसकी जो कमीशन है इट इज एग्जेम्प्ट। रजिस्ट्रेशन अंडर एनी लॉ इज एग्जेम्प्ट। टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन फीस अंडर एनी लॉ, लेट अस से फैक्ट्रीज एक्ट, इट इज एग्जेम्प्ट। पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट एक्सेट्रा एवरीथिंग इज एग्जेम्प्ट। अगर आपने गवर्नमेंट का कोई काम कंप्लीट नहीं किया या फुलफिल नहीं किया, इसके लिए आप जो लिक्विडेटेड डैमेजेस पे कर रहे हो दे आर अगेन एग्जेम्प्ट। नेचुरल रिसोर्सेस असाइन किए जा रहे हैं इंडिविजुअल फार्मर को, प्लांट्स के लिए एग्जेम्प्ट, एनिमल के लिए हॉर्सेस है तो टैक्सेबल, अदर केस है तो एग्जेम्प्ट, और इन एनी अदर केस है तो टैक्सेबल। और अगर आपका कंटेनर और शिप लेट आ रहा है, आफ्टर वर्किंग आवर्स आ रहा है या फिर ऑन हॉलीडे आ रहा है, देन उसके जो मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस है वो भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। अब आपको करना क्या है, आपको वीडियो को पॉज करना है, चाहिए तो बैक जाना है, ये जो भी हमने लिस्ट बनाई है उसे कॉपी करना है और उसे 2 से 3 बार अच्छे से रीड करना है या पढ़ना है या समझना है। उसके बाद प्रैक्टिकल्स की तरफ बढ़ना है। उसके बाद कहाँ पर बढ़ना है, प्रैक्टिकल्स की तरफ, सो दैट यू कैन yourself answer the practicals on the first instance, then we discuss the answer. ठीक है, so do this activity and thereafter continue this video. तो होपफुली आप लोगों ने देख लिया है। अब उसमें आपके स्क्रीन पर पहला सवाल है, फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। क्या कहता है ये पहला पहला सवाल, चार्जेस रिकवर्ड बाय गवर्नमेंट फॉर रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज लाइक कन्वर्जन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड टू अ नॉन एग्रीकल्चरल लैंड विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, इज इट ट्रू? मतलब क्या है, एक एग्री लैंड को हमें बनाना है नॉन एग्री लैंड। So we are here to make agricultural land into a non-agricultural land. Land usage in India is governed by a law. कोई भी इंसान एग्रीकल्चरल लैंड को नॉन एग्रीकल्चरल लैंड ट्रीट नहीं कर सकता। जैसे कि अगर एक एग्रीकल्चरल लैंड है, अगर आपको उसको रेसिडेंशियल लैंड में कन्वर्ट करना है या फिर अगर आपको वहाँ पे कोई फैक्ट्री और बिजनेस एस्टेब्लिश करना है तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन लगती है अंडर अ लॉ। So you are paying these charges for under a law, right? And it is a function which is given to municipality or panchayat for the time being. वो जो particular local authority है या local area की जो entity है उन लोगों का ये function है। तो उनकी ड्यूटी है कि एग्रीकल्चरल लैंड को प्रोटेक्ट करना, उनकी ड्यूटी है ये चेक करना कि एग्रीकल्चरल लैंड शुड नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अ नॉन एग्रीकल्चरल लैंड। Therefore, this activity is covered in the entry number 4 and therefore it will be exempt under GST law. ये exempt रहेगी क्योंकि land usage is a function of municipality और पंचायत, और वो लोग अगर किसी लैंड यूसेज का फंक्शन या लैंड यूसेज को रेगुलेट कर रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं तो उनकी ड्यूटी है कि चेक करना कि एग्रीकल्चरल लैंड को एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए ही यूज किया जा रहा है, नॉन एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए उसे यूज किया नहीं जा रहा है। Therefore, this will be exempt. दूसरा,
स्टेट पुलिस प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन टू जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड उसकी 2 लाख रुपए की चार्जेस प्रोवाइड किए। अब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जजेस रहेंगे, इन जजेस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? गवर्नमेंट की है। तो उसकी जो पुलिस की फीस है उसके ऊपर जीएसटी का सवाल आएगा ही नहीं, देयरफॉर इट विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। अब ये जो पुलिस प्रोटेक्शन की बात निकली है तो मैं उसमें कुछ चीजें और बता देता हूँ। अगर कोई प्राइवेट इवेंट है, जैसे कि मान लेते हैं आईपीएल की मैचेस हो रही है, ये प्राइवेट इवेंट है, इस इवेंट में अगर पुलिस प्रोटेक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करती है और उनकी जो फीस है इस टैक्सेबल अंडर जीएसटी लॉ, क्योंकि ये प्राइवेट और बिजनेस इवेंट है। किसी एक्टर और फिल्म स्टार और किसी सेलिब्रिटी को Z+ सिक्योरिटी या एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दिया, उसके जो चार्जेस पुलिस डिपार्टमेंट उससे कलेक्ट कर रहा है, दिस इज टैक्सेबल अंडर जीएसटी लॉ, इट इज नॉट एक्सेप्ट। लेकिन जो पुलिस प्रोटेक्शन पब्लिक एट लार्ज या जनरल पब्लिक को अवेलेबल है, इट इज एक्सेप्ट। सो पुलिस प्रोटेक्शन विच इज अवेलेबल टू पब्लिक एट लार्ज और जनरल पब्लिक, इट इज exempt। स्पेशल केस, बिजनेस केस या कोई सेलिब्रिटी है, इट इज टैक्सेबल। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस है, इनको जो पुलिस प्रोटेक्शन दिया, तो दे आर वर्किंग फॉर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री और पीपल ऑफ दिस कंट्री और फॉर द नेशन, तो उनका प्रोटेक्शन इज एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी लॉ। देन पासपोर्ट और वीजा और एक्सेट्रा, पासपोर्ट जैसे नाम आ गया, इट इज एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी लॉ। सो क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10 को शांति से रीड कीजिए और आफ्टर यू आर फिनिश विद द रीडिंग आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने की कोशिश कीजिए। बट बिफोर रीडिंग यू आर नॉट सपोज टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो टिल द टाइम आप रीड करो, आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हो या थोड़ा टाइम मैं खुद आपको दे देता हूं, सो दैट यू फिनिश अप योर रीडिंग पार्ट। तो आई होप आपका रीडिंग पार्ट हो चुका है और हम आगे बढ़ सकते हैं। ये एक और सवाल आपके स्क्रीन पर है, ठीक है? इसके जैसा क्वेश्चन एक बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है? लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। ताज प्राइवेट लिमिटेड received following services from government of India during taxable period, ठीक है? तो ताज प्राइवेट लिमिटेड ने नीचे दी गई सर्विसेज रिसीव किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फॉर अ टैक्सेबल पीरियड, ठीक है? तो पहला है एप्लीकेशन फीस पेड टुवर्ड्स प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर इश्यूएंस ऑफ एडवांस ऑथराइजेशन ₹12,000। एडवांस ऑथराइजेशन लिया जा रहा है एडवांस में, तो बाय लॉ तो नहीं हो रहा है क्योंकि हमें फास्ट फॉरवर्ड वे में सर्विसेज चाहिए, तो इसकी फीस एक्सीड ₹12,000। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी एजेंसी, गवर्नमेंट के सिक्योरिटी एजेंसी ने सर्विस प्रोवाइड किया, मतलब ये बिजनेस और प्राइवेट सिक्योरिटी हो गई, जिसके चार्जेस है ₹6,000। सो प्राइमा फेसी यू कैन से चार्जेस आर एक्सीडिंग ₹5,000, तो ये टैक्सेबल होना चाहिए अंडर जीएसटी लॉ। लेकिन ये जो चार्जेस है ये अलग अलग पीरियड में आए हैं, जनवरी 2018 एंड फेब 2018, मतलब 2017-18 में 2,500 आए हैं, और सॉरी मार्च 18 भी है, तो मुझे वो भी कंसिडर करना चाहिए। जनवरी 18, फेब 18 एंड मार्च 18, इन 3 महीनों को मिलाकर 4,500 है, और 18-19 में सिर्फ 1,500 है। मतलब जहां पर मैंने कहा था कि वेयर सर्विस इज ऑफ अ कंटिन्यूअस इन नेचर, तो एक फाइनेंशियल ईयर में 5,000 रुपए के एक्सीड होना चाहिए टू मेक इट अ टैक्सेबल वन। यहाँ पे एक फाइनेंशियल ईयर में है 4,500
और दूसरे फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 1500 रुपए, तो टैक्सेबल नहीं हो सकता। तो पहला केस एडवांस ऑथराइजेशन, इट कैन बी टैक्सेबल बिकॉज चार्जेस आर ₹12,000। दूसरा केस इट मे नॉट बी टैक्सेबल बिकॉज चार्जेस आर नॉट एक्सीडिंग ₹5,000। मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस, तो मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस तो हमने स्पेसिफिकली कहा था कि वो एग्जेम्प्ट होगा, इट विल नॉट बी टैक्सेबल। फाइंड द टोटल जीएसटी पेएबल बाय ताज प्राइवेट लिमिटेड, और उसका टर्नओवर वगैरह दे दिया और एप्लीकेबल जीएसटी का रेट दे दिया 18%। तो जहां पर भी बिजनेस एंटिटीज रिसीविंग एनी काइंड ऑफ अदर सर्विस फ्रॉम अ गवर्नमेंट, वो जो अदर सर्विस अपन ने जो 5,000 और 20 लाख का टर्नओवर का क्लॉज देखा था, so whenever a business entity is receiving any other service from government, whenever a business entity is receiving any other service from government, it is taxable under reverse charge mechanism। तो उस बिजनेस एंटिटी को खुद को जज करना है कि क्या ये टैक्सेबल है और एग्जेम्प्ट है, और जज करके रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में इस पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी को खुद को जीएसटी भरना है, गवर्नमेंट के अकाउंट में खुद होकर डिपॉजिट करना है। तो यहाँ पे application fees paid towards processing of application for advance authorization, it will be taxable. Why? Because taxable value of service exceeds ₹5,000। सिक्योरिटी एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी एजेंसी, 17-18 में 4,500 ही है, 18-19 में 1,500 ही है। द एग्जेम्पशन शैल अप्लाई ओनली वेयर द कंसिडरेशन चार्ज डज नॉट एक्सीड ₹5,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर, देयरफॉर इसे एग्जेम्प्ट कर दिया, टैक्सेबल किया नील। मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस एनीवेज वो एग्जेम्प्ट है, तो टैक्सेबल हो गया नील। तो टैक्सेबल वैल्यू कितना है 12,000, और 12,000 पे अगर 18% करते हैं तो आता है 2,2160, 18% ऑन ₹12,000। दिस इज व्हाट गवर्नमेंट सर्विसेज। देन अगला मेसर्स एक्स लिमिटेड। मेसर्स एक्स लिमिटेड पेड पेनल्टी अंडर सेक्शन 49 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट ₹20 लाख। अब मुझे बताइए, आपने लॉ को तोड़ने के लिए कोई पेनल्टी पेड किया, लॉ को तोड़ने के लिए कोई पेनल्टी पेड किया। एक्स लिमिटेड पेड पेनल्टी अंडर द एक्ट, अंडर द लॉ। तो लॉ को फॉलो न करने के लिए जो आप पेनल्टी पे करोगे, देयर इज नो एलिमेंट ऑफ सर्विस। भाई मैं रास्ते पे गाड़ी लेके जा रहा हूं और मैंने सिग्नल को जंप कर दिया, रेड सिग्नल है, फिर भी मैंने गाड़ी लेकर गया आगे, और उसके लिए मान लेते हैं मुझे ₹100 पेनल्टी पे करनी पड़ी। तो ये जो मैंने ₹100 पे किए, have I paid this for any kind of services received by me from government? Answer is no. So there is no supply of service। हमारे पास में सप्लाई ही नहीं है या सर्विस ही नहीं है। तो जब सप्लाई नहीं है तो forget about charging any kind of GST। So since it is not a supply, there is no question of charging GST etc। ठीक है। अगला 30th नंबर का क्वेश्चन कहता है, फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, for registration of a company whose nominal share capital does not exceed ₹1 lakh, paid registration fees ₹5,000। ये एक फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। दूसरा, whether your answer will be different if registration fees is ₹6,000, is it taxable supply। तो हमने एक चीज पढ़ी थी, हमने एक एक्टिविटी पीड पढ़ी थी, that charges paid for registration under any law, registration under any law। यहाँ पर मैंने कंपनी लॉ का एग्जांपल भी दिया था, इट इज कंप्लीटली एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी लॉ। तो अगर आप किसी भी लॉ में रजिस्ट्रेशन के अगर कुछ चार्जेस पे कर रहे हो, दे विल बी कंप्लीटली एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी लॉ irrespective of the registration fees। So registration charges paid for registration under any law, it will be exempt under GST, चाहे वो फीस 5,000 या उससे कम हो या ज्यादा हो। ठीक है। So this is what we talk about the government services। You are supposed to or you are expected to read government services का ये जो चार्ट हमने जो बनाया है, ये जो बुलेट पॉइंट्स हमने बनाए हैं, इसको आपको अगेन एंड अगेन बार बार रीड करना पड़ेगा in order to get the command over this particular exemption। अब इतना एग्जेम्पशन पढ़ने के बाद आप लोगों को एक चीज तो क्लियर हो ही चुकी होगी कि सर यहाँ पर मेमोरी टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, कि क्या आपको वो पर्टिकुलर एग्जेम्पशन याद है या नहीं है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, शुरुआत में बड़े बड़े ग्रुप्स कवर कर रहे हैं, जो जो बड़े बड़े ग्रुप्स है उसको मैं एक साथ में कवर कर रहा हूँ, और उसके बाद में हम छोटे छोटे ग्रुप्स पे जाएंगे, चिंटू पिंटू पे जाएंगे। तो जिन ग्रुप्स के ऊपर मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाए हैं या हमने ज्यादा एक्सप्लेनेशंस दिए हैं, ऑब्वियसली दे विल बी मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव।
और जो जनरल है, चिंटू पिंटू है, उनको आप रीड करके आगे भी बढ़ सकते हैं। बट वन थिंग इज श्योर, अनलेस यू रीड इट पीसफुली, अनलेस यू रिवाइज इट रिपीटेडली, आपको चीजें याद रखना विल बी डिफिकल्ट। एक चीज भले ही मैं एश्योरेंस दे सकता हूं कि जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा यू विल बी एबल टू जज कि ये एग्जाम्प्ट है या टैक्सेबल है और ये किस ग्रुप से लिंक कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ते हुए वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ कंस्ट्रक्शन एंड रिलेटेड सर्विसेज। What we are going to study now, construction and related services। तो कंस्ट्रक्शन, तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले तो बात, आप सिर्फ लेबर सप्लाई कर रहे हो या प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, कुछ मटेरियल वगैरह नहीं जा रहा है साथ में, ठीक है। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन, कंप्लीशन, फिटिंग आउट, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिनोवेशन, अल्टरेशन एक्सेट्रा ऑफ ओरिजिनल वर्क pertaining to beneficiaries lead under हाउसिंग फॉर ऑल, अर्बन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना। तो गवर्नमेंट की प्रधानमंत्री आवास योजना या हाउसिंग फॉर ऑल की एक गवर्नमेंट की स्कीम है। इस स्कीम के तहत अगर आप कोई ओरिजिनल हाउस कंस्ट्रक्ट कर रहे हो या इरेक्ट कर रहे हो, उससे रिलेटेड आप प्योर लेबर सर्विस दे रहे हो, इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ऑलरेडी एक हाउस कंस्ट्रक्टेड है और रेडी है अंडर दिस स्कीम, और आप उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, इट इज टैक्सेबल। ओरिजिनल वर्क मतलब क्या? इट शुड बी अ काइंड ऑफ न्यू वर्क, दैट मीन्स वी द न्यू वर्क, उसे हम कहते हैं ओरिजिनल वर्क। देन सर्विसेज बाय इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन एक्सेट्रा for extending electricity distribution network up to the tube well of the farmer or agriculturist for agricultural use। अब ये क्या है? What is this? Let's try to understand this। अब मान लेते हैं कि एक फार्मर है, उसका फार्म यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर उसका क्या है? फार्म है, और इस लोकेशन तक के इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है। अब यहां से यहां तक के इलेक्ट्रिसिटी लाना है, और यहां से यहां तक इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए वो जो भी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी रहेगी, यानी कि ईडीयू रहेगी, उस इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी ने कुछ कंस्ट्रक्शन किया या इरेक्शन किया एक्सेट्रा किया, तो ये एक्टिविटी जो है वो एग्जेम्प्ट है। मतलब किसी फार्मर के प्रीमाइसेस पे इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चरल यूज is exempt from GST। Similarly, services provided by way of pure labor contract for construction etc of original work pertaining to a single residential complex otherwise as a part of residential complex or single residential unit otherwise than as a part of residential complex is exempt। मतलब क्या है? सिंपल वर्ड्स में अगर बोला जाए तो अगर आप अपने लिए कोई एक घर बना रहे हो या अगर आप अपने लिए कोई एक हाउस बना रहे हो, एक बंगला बने प्यारा, इट इज एग्जेम्प्ट। कोई हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बन रही है जहां पे बहुत सारे फ्लैट्स बन रहे हैं जो अलग अलग लोगों को सेल होंगे, इट इज टैक्सेबल। सिंपल। सो अगर आप खुद के लिए एक छोटा सा घर या खुद के लिए एक छोटा सा हाउस बना रहे हो, इट इज एग्जेम्प्ट। कोई रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इट इज टैक्सेबल। ठीक है, तो अगला, सप्लाई ऑफ टीडीआर एफएसआई लॉन्ग टर्म लीज of land by a landowner to a developer are exempted subject to the condition that constructed flats are sold before issuance of completion certificate and tax is paid on them। ये क्या है हम लोग समझेंगे अभी, ठीक है, इसको हम बाय वे ऑफ एग्जांपल ही समझाएंगे। ठीक है,
Now let us try to understand this construction service a bit in a detailed format. ठीक है, let's try to understand this. तो हम लोग पढ़ रहे हैं कंस्ट्रक्शन सर्विस. So what we are studying? Construction service. ठीक है, इसमें पहला ए में हमने क्या कहा? व्हाट वी सेड इन ए, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर ओरिजिनल वर्क, मतलब रिपेयरिंग नहीं चलेगी. ठीक है, फ्रेश बिल्डिंग फ्रेश वर्क होना चाहिए. अंडर, फॉर ओरिजिनल वर्क अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन अगर ऐसा है देन इट इज एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी. ठीक है, सो अगर कोई प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट लिया फॉर ओरिजिनल वर्क अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना या हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम, तो मतलब आप गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके दे रहे हो विच इज अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना और हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन के तहत अगर ओरिजिनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके दे रहे हो, तो आपके जो चार्जेस है या आपका जो रिम्यूनरेशन है इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी. ए में ये हुआ. बी में हमने क्या कहा? बी, construction by whom? Electricity distribution utility, electricity distribution utility up to farm of farmer for electricity to be used for agricultural purposes ये है, तो ये भी क्या है? एग्जेम्प्ट है. सर मतलब क्या है इसका? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. तो मान लेते हैं जो फार्म है वो यहाँ पर है. ठीक है, और जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होनी है, ओरिजिनली इलेक्ट्रिसिटी का जो फैसिलिटी है वो यहाँ तक की ही है, इस लोकेशन तक की है. तो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी ने क्या किया? कंस्ट्रक्शन किया या कुछ अरेंजमेंट किया फॉर यहाँ से यहाँ तक के. मे बी वायरिंग्स डाल दिया, मे बी केबल्स, मे बी एनी अदर काइंड ऑफ एक्टिविटी. ठीक है, सो एरिया टिल दिस पॉइंट, इसको हम क्या कहेंगे? ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को हम कहेंगे कंस्ट्रक्टेड बाय इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी फॉर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू फार्म. फार्म को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए ये कंस्ट्रक्शन किया गया है. ठीक है,
तो ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी इज exempt. This particular activity is what? Exempt under GST law. Okay. Then pure labor contract for original work for single residential unit is exempt. Let us take this simple words में. See, अगर आप सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट बना रहे हो, सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट, तो ये जो एक्टिविटी है ये क्या है? एग्जेम्प्ट है। और अगर आप कोई रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, जहाँ पे अलग अलग फ्लैट बन के लोगों को बहुत सारे फ्लैट्स सेल किए जाएंगे, तो ये क्या है? टैक्सेबल। तो सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट एग्जेम्प्ट, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स इज टैक्सेबल। लेट अस से इसके एग्जांपल भी लिख देते हैं। तो आपने खुद के लिए एक छोटा सा घर बनाया, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो ये क्या है? सी में कवर होगा और ये एग्जेम्प्ट होगा। अगर आप कुछ ऐसा प्रीमाइसेस बना रहे हो विच इज अ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, मतलब एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहे हो और इस बिल्डिंग में देयर आर वेरियस फ्लैट, ये भी फ्लैट है, ये भी फ्लैट है, ये भी फ्लैट है, ये भी फ्लैट है, मतलब ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स है या फिर रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। तो इट इज, यहाँ पर आएंगे आप और इट विल बी टैक्सेबल। ठीक है। देन इसके अलावा एनी अदर काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन, कोई फैक्ट्री बिल्डिंग एक्सेट्रा अगर आप बना रहे हो, इट विल बी अगेन टैक्सेबल। तो लिख देता हूं मैं ई एनी अदर कंस्ट्रक्शन कोई कमर्शियल प्रीमाइसेस बना रहे हो या कुछ और बना रहे हो, दैट मीन्स अदर देन ए टू डी अबव, तो अगर ऐसा है तो ये क्या होगा? टैक्सेबल होगा। अब आते हैं इस पार्ट के तरफ, सप्लाई ऑफ टीडीआर, एफएसआई और लॉन्ग टर्म लीज या फिर प्रीमियम। अब आप लोगों के दिमाग में होगा सर टीडीआर का मतलब क्या है, एफएसआई का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म लीज और प्रीमियम का मतलब क्या है। तो इसके ऊपर आप गूगल करो। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे उसका फुल फॉर्म आपको बताना नहीं है। आई वॉन्ट यू टू रीड समथिंग ऑन योर ओन एज वेल। तो डालो, आपको मिल जाएगा कि ये दीज आर काइंड ऑफ लीज और रेंटल अग्रीमेंट्स, नथिंग एल्स। अब ये बेसिकली है क्या? 41A एंड 41B है क्या? पहले हम ये समझते हैं। ठीक है। तो एफ में हम लोग पढ़ रहे हैं 41A एंड 41B। ये क्या है समझते हैं। अब मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम फॉर द टाइम बीइंग कि यू आर ओनर ऑफ अ लैंड। आप एक लैंड और जमीन के मालिक हो, बहुत अमीर आदमी हो आप, मुंबई में आपके पास में बहुत बड़ी लैंड है। सो दिस इज अ लैंड, आप इसके क्या हो? ओनर हो। ठीक है। अब हुआ ये कि एक कोई बिल्डर आया, ठीक है, लेटर से ये कोई बिल्डर है और ये बिल्डर wants to construct एक हाई राइज बिल्डिंग ऑन दिस लैंड। ठीक है, बिल्डर को इस लैंड के ऊपर क्या करनी है? हाई राइज बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है। तो आपने क्या कहा? तो इसमें क्या हुआ? ये तो यहां तक के तो ठीक है। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ओनर ने अग्री किया
ओनर ने क्या किया, अग्री किया, बोले अच्छा ऑफर है। तो ओनर ऑफ लैंड यानी लैंड का जो मालिक है अग्रीड, ठीक है, लैंड के ओनर ने क्या किया, अग्री किया। लेकिन लैंड के ओनर ने क्या किया, ये इट विल बी अ काइंड ऑफ जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट और इट विल बी अ काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म लीज। मतलब मैं आपको आउटराइट सेल नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सेल नहीं करूंगा, आई विल नॉट सेल इट, बट आई विल गिव यू लॉन्ग टर्म लीज और टीडीआर और एक्सेट्रा, राइट। सो हुआ क्या, तो ये अग्री किया, बट बट इंस्टेड ऑफ सेल, इंस्टेड ऑफ सेल ऑफ लैंड, क्योंकि लैंड का अगर सेल करते तो नेगेटिव लिस्ट में चले जाता, बराबर। इंस्टेड ऑफ सेल ऑफ लैंड ओनर गेव, ओनर ने क्या दिया, टीडीआर या फिर एफएसआई, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म लीज। यानी 50 साल के लिए, 100 साल के लिए, 150 साल के लिए लैंड का क्या किया, लॉन्ग टर्म लीज दे दिया, ठीक है, एट से ₹50 करोड़, ठीक है, ये दिया। अभी ट्रांजैक्शन है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या बनी, बिल्डिंग बनेगी। तो लेट अस से इसके ऊपर एक बिल्डिंग बनी अच्छी खासी, ठीक है। सो दिस इज बिल्डिंग, दिस बिल्डिंग इज अंडर लॉन्ग टर्म लीज एक्सेट्रा, जो आपने अभी लिया है, ये लैंड के ऊपर आपने अभी दिया था। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो चीजें, एक तो चीज क्या है, ये जो लॉन्ग टर्म लीज का ये जो पेमेंट है, ये 50 करोड़ रुपीज, इसका क्या होगा। दूसरा, बिल्डिंग में जो फ्लैट बना के बेचे या फ्लैट कंस्ट्रक्ट करके सेल किए, उसका क्या होगा। अब इसमें क्या कहा है देखिए, ये exempt है subject to the condition that the constructed flats are sold before issuance of completion certificate and taxes paid on them। मतलब अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए दो सिनारियोज है। if constructed flats are sold before, are sold before what, issuance of completion certificate and tax is paid on them, then ये जो ₹50 करोड़ है will be exempt। ये 50 करोड़ कौन से, ये वाले 50 करोड़, हम इसकी बात कर रहे हैं। मतलब अगर इस बिल्डिंग के ऊपर अगर आपने टैक्स पे किया, तो लैंड का लॉन्ग टर्म लीज और प्रीमियम विल बी एग्जेम्प्टेड, एंड इफ बिल्डिंग is exempt then land is taxable, right, it will be exempt, else, तो इसको मैं कंटिन्यूएशन में यहां पे लिख रहा हूं, else taxable, मतलब अगर बिल्डिंग पर टैक्स पे किया तो लैंड एग्जेम्प्ट, लैंड का लॉन्ग टर्म लीज का प्रीमियम इज एग्जेम्प्ट, अगर बिल्डिंग एग्जेम्प्ट हो गई तो लैंड इज टैक्सेबल, ठीक है, किसी एक जगह पर तो टैक्स भरना ही भरना है आपको, ठीक है।
Exemption of TDR FSI shall be withdrawn in case flats are sold after issuance of completion certificate. मतलब मान लेते हैं कि मैंने जब आपको लैंड लीज पर दिया था उस समय हमने क्या कहा कि फ्लैट के ऊपर जीएसटी चार्ज करेंगे, ये पूरा ट्रांजैक्शन विल बी टैक्सेबल। लेकिन लेटर ऑन ये पता चला कि फ्लैट्स को तो हमने आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट बेचा तो उसके ऊपर भी हमने टैक्स पे नहीं किया, तो जो मैंने पहले एग्जामिशन दिया था इट विल बी विड्रॉन, और विड्रॉल रहेगा 1% ऑफ वैल्यू इन द केस ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम एंड 5% इन एनी अदर केस। मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर हमको समझना है, लिसन टू मी केयरफुली। मेरे पास एक लैंड है, बहुत बड़ी लैंड है, उस लैंड पे आपको एक बिल्डिंग बनानी है। तो एक लैंड है, लैंड पे आप लोगों को एक बिल्डिंग बनानी है। तो मैंने कहा आ जाओ भाई बनाओ, लेकिन ये जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट बनाते हैं या लॉन्ग टर्म लीज देते हैं। तो मैंने आपको लैंड की लॉन्ग टर्म लीज दे दिया लेटर से 50 करोड़ रुपीज में। तो ये 50 करोड़ एग्जेम्प्ट होंगे। कब एग्जेम्प्ट होंगे? इनिशियली आप बोल सकते हो 50 करोड़ आर एग्जेम्प्टेड। व्हाई? बिकॉज वी विल सेल दिस फ्लैट आफ्टर पेइंग जीएसटी, मतलब बिफोर इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट देंगे ताकि हम इन फ्लैट के ऊपर जीएसटी भरें। तो बिल्डिंग और फ्लैट के ऊपर अगर जीएसटी भरा तो ये लैंड का जो लीज प्रीमियम मुझे मिला इट विल बी एग्जेम्प्ट। तो बिल्डिंग के ऊपर जीएसटी भरा, लैंड का लीज प्रीमियम विल बी एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर आप ऐसा बोलते हो कि बिल्डिंग को ही हमें एग्जेम्प्ट करना है, हमें बिल्डिंग के ऊपर टैक्स नहीं भरना है, तो लैंड का लीज प्रीमियम विल बी टैक्सेबल। ठीक है, सिंपल इज दिस। तो अगेन आई रिपीट, लैंड दिया लॉन्ग टर्म लीज पे, उसके ऊपर बिल्डिंग बना, अगर बिल्डिंग के ऊपर आप टैक्स पे कर रहे हो, अगर बिल्डिंग के ऊपर आप टैक्स पे कर रहे हो तो लैंड का लीज प्रीमियम इज एग्जेम्प्ट। बिल्डिंग के ऊपर आप टैक्स पे नहीं कर रहे हो तो लैंड का लीज प्रीमियम इज टैक्सेबल। मान लेते हैं कि आपने बोला कि मैं बिल्डिंग पर टैक्स पे करने वाला हूं, तो लैंड का लीज प्रीमियम एग्जेम्प्ट हो गया। तो लैंड के लीज प्रीमियम पे 50 करोड़ पे कोई टैक्स पे नहीं किया। लेटर ऑन बिल्डिंग भी एग्जेम्प्ट कर दिया आपने, आपने बिल्डिंग भी आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट सेल किया सारी की सारी, एक भी रुपया पहले नहीं लिया, तो बिल्डिंग भी एग्जेम्प्ट, लॉन्ग टर्म लीज प्रीमियम भी एग्जेम्प्ट, ये तो गवर्नमेंट का नुकसान हो गया। तो पहले जो आपको एग्जेम्पशन दिया था वो विड्रॉ किया जाएगा, and this withdrawal will be restricted to 1% of the value in the case of affordable housing scheme and 5% in any other case. Okay, तो ये वाली जो एंट्री है 41A एंड 41B, 41A एंड 41B, इसको अच्छे से समझने के लिए आपको शेड्यूल 2 पैराग्राफ 5B भी पता होना चाहिए, जहां पे हमने कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटी पढ़ी है और उसके एग्जांपल्स भी किए। ठीक है, so this is what we talk about the construction related services. Now next is पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। इसका अगला क्या है हमारे पास? पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। लेट अस ट्राई टू स्टडी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एज वेल। तो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में क्या क्या है, क्या क्या आएगा या क्या क्या चीजें हमें देखनी पड़ सकती है। लेट्स ट्राई टू स्टडी और लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, what things we need to study or understand in the passenger transport service। ठीक है, सो अभी हम पढ़ रहे हैं पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस। आगे बढ़ू उसके पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। ठीक है, कि जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट इज यूज्ड फॉर अ कॉमन मैन, एक आम आदमी के लिए, मैंगो मैन के लिए जो यूज होती है, इन जनरल वो एग्जेम्प्ट होती है। अदर देन कॉमन मैन और आम आदमी इट विल बी टैक्सेबल। अब जो मैं आपको रूल्स बता रहा हूं ये जनरलाइज रूल्स है, मतलब लॉजिकल एंड पर कैसे से याद रखना वो स्टडी करने के लिए ये रूल्स अप्लीकेबल हो सकते हैं, बट टेक्निकल पार्ट्स के साथ में भी आपको ये पढ़ना जरूरी है। तो जैसे मैं कह रहा हूं
ध्यान दीजिए, कोई भी ऐसी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस आप ले रहे हो जहां पे एयर कंडीशनर यानी कि एसी ट्रैवल हो रहा है। एयर कंडीशनर मींस एसी, और फर्स्ट क्लास का आपका ट्रैवल हो रहा है। लोकल में फर्स्ट क्लास में आप धक्के खाते थे, अभी तो कोरोना की वजह से चीज़ थोड़ी बिगड़ी है, बट वो ठीक हो जाएगी जल्दी। तो एयर कंडीशन और फर्स्ट क्लास, और अगर आप एसी में ट्रैवल कर रहे हो तो इन जनरल वी से इट इज टैक्सेबल। एयर कंडीशनर, फर्स्ट क्लास और एसी ट्रैवल इन जनरल इट इज टैक्सेबल। दूसरा, सेकंड, अगर आप कोई टूरिज्म पर्पस के लिए ट्रैवल कर रहे हो, इफ यू आर ट्रैवलिंग फॉर द पर्पस ऑफ टूरिज्म, ठीक है ना, टूरिज्म मतलब घूमने के लिए वगैरह गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इफ यू आर ट्रैवलिंग फॉर द पर्पस ऑफ टूरिज्म, तो इन जनरल दिस टूरिज्म ट्रैवल इज ऑल्सो टैक्सेबल। अगर आप रेडियो टैक्सी में ट्रैवल कर रहे हो, रेडियो टैक्सी मतलब ये जो ओला कैब, उबेर कुबेर आप लोग जो यूज करते हो, इसके चार्जेस ऑल्सो इन जनरल टैक्सेबल। तो जनरलाइज वे में आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो, एसी मिला, फर्स्ट क्लास मिला, टैक्सेबल होना चाहिए। टूरिज्म मिला, टैक्सेबल होना चाहिए। रेडियो टैक्सी मिला, इट शुड बी अगेन सर टैक्सेबल इन नेचर। लेट अस ट्राई टू रीड दिस फर्स्ट। सो पहला है ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर विथ और विदाउट बिलोंगिंग्स बाय एयर, embarking from or terminating in an airport located in the state of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim or Tripura, or at Bagdogara located in West Bengal. ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो जैसे आपका एयर ट्रैवल जो है वो शुरू हो रहा है या खत्म हो रहा है इन एनी एयरपोर्ट विच इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, आसाम, ठीक है, लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, एपी एंड अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर यानी कि एम, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम या फिर त्रिपुरा और बगडोगरा इन वेस्ट बंगाल। आप MNSTB के नाम से आप इसको याद रख सकते हो। तो वो एग्जाम्पल है, मतलब अगर आपका एयर ट्रैवल बिगिनिंग हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में, खत्म हो रहा है मुंबई में, मतलब खत्म हो रहा है महाराष्ट्र में, इट इज एग्जेम्प्ट। आपका एयर ट्रैवल बिगिन हो रहा है मुंबई में, खत्म हो रहा है कोलकाता में, इट इज टैक्सेबल। आपका एयर ट्रैवल बिगिन हो रहा है कोलकाता में और खत्म हो रहा है बगडोगरा में, इट इज एग्जेम्प्ट, ठीक है। सो आपका एयर ट्रैवल शुड स्टार्ट और शुड एंड एट the airports located in the state of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim और त्रिपुरा, और at Bagdogara in West Bengal, then it will be exempt। कहीं और है तो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। तो मतलब एयर ट्रैवल में हम क्या क्या देख रहे हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड डेट। एक बार उसको पढ़ने की या समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो पहला, ए, एयर ट्रैवल, ठीक है। एयर ट्रैवल में ठीक है, आप एयर ट्रैवल कर रहे हो एंड should your air travel should embarking from or terminating at so your air travel begin or embarking for or terminating at, यानी यहां से एयर ट्रैवल शुरू हो रहा है या यहाँ पे आपका एयर ट्रैवल खत्म हो रहा है।
तो वो सारे स्टेट्स के नाम आप लोग लिखोगे, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, आप लोग पूरे नाम लिखोगे। ठीक है, अगर इन लोकेशंस पे आपका एयर ट्रैवल स्टार्ट हो रहा है या खत्म हो रहा है, इन लोकेशंस पे आपका एयर ट्रैवल स्टार्ट हो रहा है या खत्म हो रहा है, तो वो उसके लिए जो आप एयर फेयर पे कर रहे हो, इट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। इट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। सो लेट अस से आपने मुंबई से एयर ट्रैवल चालू किया और आपका आसाम तक के एयर ट्रैवल है, एग्जेम्प्ट। आपने मुंबई से एयर ट्रैवल चालू किया और आपका दिल्ली तक के एयर ट्रैवल है, टैक्सेबल। सर मिजोरम से मैं निकला दिल्ली जा रहा हूँ, एग्जेम्प्ट। सर मेघालय से नागालैंड जा रहा हूँ, एग्जेम्प्ट। सर सिक्किम से जम्मू एंड कश्मीर जा रहा हूँ, एग्जेम्प्ट। ठीक है, सो इट विल बी एग्जेम्प्ट। अगला, नॉन एयर कंडीशनड कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। तो नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज इज एग्जेम्प्ट अदर देन रेडियो टैक्सी। तो रेडियो टैक्सी इज टैक्सेबल, एक्सक्लूडिंग टूरिज्म, कंडक्टेड टूर और चार्टर और हायर, ये भी क्या होगा, टैक्सेबल होगा। मैंने पहले लिखा एयर कंडीशन आया, फर्स्ट क्लास आया, टूरिज्म आया तो टैक्सेबल होता है। लेट अस स्टडी दिस एज वेल। ये हो गया बी, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में हम मल्टीपल चीजें पढ़ेंगे। सो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में अगर एसी है, मतलब एयर कंडीशन है, यानी वो जो गाड़ी में आप ट्रैवल कर रहे हो उसमें एसी है, लगाना नहीं लगाना वो आपका अलग बात है, बट एसी होनी चाहिए, राइट। तो जो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज आप कर रहे हो वो एयर कंडीशनड है, मतलब उसमें क्या है, एसी है। ठीक है, सो लेट अस राइट इट। सो योर कॉन्ट्रैक्ट कैरेज इज एयर कंडीशन। अगर एसी है देन इट विल बी टैक्सेबल। देन इट विल बी व्हाट, इट विल बी टैक्सेबल। अगर नॉन एसी है, मतलब एसी लगी नहीं है। अब नॉन एसी में मल्टीपल चीजें आएगी, नॉन एसी में क्या आएंगी, मल्टीपल चीजें आएंगी। जैसे लेटस से नॉन एसी में अगर रेडियो टैक्सी है, यानी कि ये जो ओला कैब वगैरह आप जो रेडियो पे बुक करते हो, यानी मोबाइल पर या ऐप में बुक करते हो, रेडियो टैक्सी, ऐसी टैक्सी जिसमें रेडियो लगा है, यानी कि वो जीपीएस लगा हुआ है एक्सेट्रा, देन इट इज टैक्सेबल। ठीक है, सो रेडियो टैक्सी और एक्सेट्रा लगा है, देन इट विल बी व्हाट, इट विल बी टैक्सेबल। दूसरा, टूरिज्म है। सो अगर ये नॉन एसी वाला जो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है, अगर ये फॉर टूरिज्म पर्पस के लिए है, टूरिज्म और कंडक्टेड टूर और चार्टर और हायर इन रिलेशन टू ऑल दिस, इन शॉर्ट में हम उसको कह सकते हैं टूरिज्म। बराबर है, तो भी ये क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ठीक है, और इसमें अगर एनी अदर केस आएगा, यानी आपने नॉर्मल आपने नॉन एसी वाली गाड़ी बुक किया लोकेशन ए से लोकेशन बी पे जाने के लिए, जो रेडियो टैक्सी वगैरह नहीं है, एनी अदर केस, it will be exempt.
ओके, सो यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस। तो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज एसी वाला है तो टैक्सेबल है, नॉन एसी वाला है टूरिज्म है तो टैक्सेबल है, रेडियो टैक्सी है तो टैक्सेबल है, एनी अदर केस है तो एग्जेम्प्ट है। आगे स्टेज कैरेज अदर देन एयर कंडीशन स्टेज कैरेज। स्टेज कैरेज मतलब आप ये समझ लीजिए मिनी बस। स्टेज कैरेज का मीनिंग हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे। ऐसी बस जिसकी कैपेसिटी 12 या उससे ज़्यादा है, जनरली उसको स्टेज कैरेज कहते हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी इट लेटर ऑन, बट फिलहाल आप सिर्फ समझ लो इतना कि स्टेज कैरेज मतलब वो जो बस या मिनी बस की वगैरह हम बात कर रहे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। स्टेज कैरेज मतलब बड़ी बस या मिनी बस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टेज कैरेज ठीक है। इसमें भी दो कंपोनेंट, अगर ये एसी वाला है यानी कि एयर कंडीशनड है तो ये क्या होगा, टैक्सेबल होगा। और अगर वही अगर नॉन एसी वाला है यानी कि जिसमें एसी नहीं है तो वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। ओके, सो यू हैव टू बी अवेयर अबाउट दिस स्टेज कैरेज एज वेल, ठीक है। सो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, पहले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय एयर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय एयर पर से इट इज टैक्सेबल। यानी एयर ट्रैवल अगर आप करोगे, चाहे आप इकोनॉमिक क्लास की टिकट लो या बिजनेस क्लास की टिकट लो, इन जनरल इट विल बी टैक्सेबल। लेकिन अगर आप एयर ट्रैवल कर रहे हो और आपका एयर ट्रैवल एम्बार्क और टर्मिनेट हो रहा है ऐसे एयरपोर्ट पर जो लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश या फिर आसाम या फिर मणिपुर या फिर मेघालय या फिर मिजोरम या फिर नागालैंड या सिक्किम या त्रिपुरा और बगडोगरा विच इज लोकेटेड इन द वेस्ट बंगाल, देन इट इज एग्जेम्प्ट। नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज मतलब नॉन एसी है तो एग्जेम्प्ट होना चाहिए, एसी है तो टैक्सेबल होना चाहिए। रेडियो टैक्सी टैक्सेबल होगा, टूरिज्म और कंडक्टेड टूर ये भी क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ये हमने कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में लिख दिया ऑलरेडी, ठीक है। देन इसके अलावा स्टेज कैरेज मतलब वो जो बड़ी या छोटी या मिनी बस जो आती है जिसकी कैपेसिटी 12 या उससे ज़्यादा होती है। डिटेल में हम स्टेज कैरेज का मीनिंग पढ़ेंगे लेटर ऑन। तो स्टेज कैरेज में अगर एसी है तो टैक्सेबल है, एसी नहीं है तो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। तो स्टेज कैरेज एसी वाला टैक्सेबल, विदाउट एसी क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा, ठीक है। फिर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, ये क्या है और उसमें जो वायबिलिटी गैप फंडिंग हो रही है, ठीक है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, वायबिलिटी गैप फंडिंग, ठीक है ना, ये आया अप टू 3 years फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द एयरपोर्ट। ये क्या है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो गवर्नमेंट की उड़ान नाम की एक स्कीम है। गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम है, उड़ान नाम की। उड़ान का मतलब क्या है, उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान का मतलब क्या है, उड़े देश का आम नागरिक। तो गवर्नमेंट की एक स्कीम है उड़ान, जिसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। और इसके तहत जो टायर 2 और टायर 3 सिटीज है वहां पर जो एयरपोर्ट्स है उनको वर्किंग करने के लिए सारी मेहनत चल रही है। So to activate or to work to say that कि टायर 2 एंड टायर 3 एयरपोर्ट्स आर वर्किंग, वहां से भी एयर ट्रैवल हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम या आरसीएस की स्कीम निकाली है। इस स्कीम के तहत भाई अब छोटे शहर के लोग एयर ट्रैवल क्यों प्रीफर नहीं करते, क्योंकि उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हर एक रूट के लिए एक एयर ट्रैवल कंपनी को या एक जो जो एयरप्लेन्स वगैरह यूज करती है जैसे स्पाइस हो गया और एनी अदर काइंड ऑफ एयर ट्रैवल कंपनी हो गया, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि कहा कि आप यहाँ पे आपका जो एयर ट्रैवल का जो फेयर है और जो फीस है उसे लो रखो और लोअर अमाउंट कम रखो। और इसके लिए जो आपका जो नेचुरल एक्सपेंसेस एंड आपकी जो फीस है इन दोनों के बीच में, या एयर ट्रैवल का जो फेयर है इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसके लिए मैं आपको वायबिलिटी गैप फंडिंग दूंगा। तो ये जो एयर ट्रैवल है इट विल बी अगेन exempt, but this exemption is applicable only up to 3 years from the date of commencement of operation of that RCS airport, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, डी में क्या कहेंगे, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम और उड़ान के तहत, उड़ान के तहत वायबिलिटी गैप फंडिंग and this is again up to 3 years
from up to 3 years from what date? Commencement of operation of such airport. From commencement of operation of such RCS in a regional connectivity scheme airport this entire thing is exempt. बराबर है. सो किसी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के एयरपोर्ट के तहत वायबिलिटी गैप फंडिंग हो रही है. उड़ान स्कीम उड़े देश का आम नागरिक स्कीम के तहत तो अप टू 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन इट विल बी एग्जेम्प्ट. आगे सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय रेलवे इन अ क्लास अदर देन फर्स्ट क्लास और एन एयर कंडीशन कोच. मतलब रेलवे में अगर आप स्लीपर क्लास में ट्रैवल कर रहे हो एग्जेम्प्ट है, थर्ड क्लास में ट्रैवल कर रहे हो या सेकंड क्लास में ट्रैवल कर रहे हो एग्जेम्प्ट है, फर्स्ट क्लास और एसी में ट्रैवल कर रहे हो तो टैक्सेबल है. जनरल बोगी एग्जेम्प्ट. ठीक है, तो इसको भी हम लिखेंगे यहाँ पे ई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय रेलवेज. ठीक है, और जब आप रेलवे से ट्रैवल कर रहे हो तो उसमें दो कंपार्टमेंट्स, एक फर्स्ट क्लास और एसी, सो फर्स्ट क्लास और एसी है तो टैक्सेबल, और अदर है यानी कि सेकंड क्लास या नॉन एसी या स्लीपर क्लास तो ये क्या है? एग्जेम्प्ट. ओके, तो ये क्या है? एग्जेम्प्ट है. फर्दर नेक्स्ट हमने क्या कहा? ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा बाय मेट्रो मोनोरेल और ट्रैमवे. तो मेट्रो और मोनोरेल और ट्रैमवे. तो अगर आप मेट्रो में या मोनोरेल में या ट्रैमवे में अगर सफ़र कर रहे हो या ट्रैवल कर रहे हो उसका जो भाड़ा है या फेयर है वो एग्जेम्प्ट है. मान लेते हैं आप मुंबई से दिल्ली जा रहे हो स्लीपर क्लास में तो उसका जो उसका जो रेलवे का टिकट है उसके ऊपर जीएसटी नहीं है बिकॉज इट इज एग्जेम्प्ट. वही अगर मुंबई से दिल्ली जा रहे हो एसी का टिकट निकाल रहे हो इट विल बी टैक्सेबल. लेट अस टेक नेक्स्ट इनलैंड वाटरवेज. इनलैंड वाटरवेज से अगर आप कोई भी ट्रैवल कर रहे हो या ट्रांसपोर्ट कर रहे हो उसके जो चार्जेस है या उसका जो फेयर है इट इज अगेन एग्जेम्प्ट. ठीक है, सो इनलैंड वाटरवे का जो भी जाने आने का या जो भी खर्चा पे करो फेरी का इट इज एग्जेम्प्ट. पब्लिक ट्रांसपोर्ट अदर देन फॉर टूरिज्म इज एग्जेम्प्ट. तो टूरिज्म हमने पहले लिख दिया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन जनरल इट इज व्हाट? इट इज एग्जेम्प्ट. और लास्ट में हम पढ़ेंगे मीटर कैब और ऑटो रिक्शाज आर अगेन एग्जेम्प्ट. तो जो वो मीटर डाउन करके आप लोग जो टैक्सी पकड़ते हो और उसके बाद में टैक्सी वाले को जो उसका भाड़ा दे रहे हो या ऑटो वाले को जो उसका भाड़ा दे रहे हो दिस इज अगेन एग्जेम्प्ट, फिर चाहे ई रिक्शा क्यों ना. राइट, दिस इज व्हाट आर these are what few exemptions under पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस ग्रुप. अब पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस में फंडामेंटल हमको क्या याद रखने का है? कहीं पर भी एसी रहेगी कहीं पर भी फर्स्ट क्लास रहेगा तो टैक्सेबल है सर. wherever there is AC or first class it is taxable. Wherever there is tourism activity it is taxable. Wherever there is radio taxi it is again taxable.
इन 3 पॉइंट्स को दिमाग में रखने का और उसके आगे ये सारा का सारा ग्रुप हमको पढ़ने की और समझने की कोशिश करनी है। और जहां पर भी मैं ये बुलेट पॉइंट्स आपको बना के दे रहा हूँ, इसके आगे अगर मैं अमाउंट डाल दूंगा तो आपका प्रैक्टिकल बन गया। उसके आगे अगर हम अमाउंट डाल देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, प्रैक्टिकल बन जाएगा। सेम में एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, आपको टैक्सेबल और एग्जाम्प्ट लिख कर दिखाना है। तो एयर ट्रैवल, अगर आप एयर ट्रैवल कर रहे हो एंड योर एयर ट्रैवल इज एम्बार्किंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग एट एनी एयरपोर्ट विच इज लोकेटेड इन दी आप MNSTB वाला स्टेट, तो वहां से जर्नी स्टार्ट हो रही है या वहां पर जर्नी टर्मिनेट हो रही है, इट इज एग्जाम्प्ट। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज AC वाला है तो टैक्सेबल, नॉन AC वाला है रेडियो टैक्सी है टैक्सेबल, नॉन AC है टूरिज्म है टैक्सेबल, नॉन AC है अदर केस है एग्जाम्प्ट। स्टेज कैरेज AC है टैक्सेबल, नॉन AC है एग्जाम्प्ट। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम या उड़ान के अंदर में जो वायबिलिटी गैप फंडिंग है, जिस दिन वो पर्टिकुलर एयरपोर्ट स्टार्ट होगा या ऑपरेशन कमेंस करेगा उसके बाद में अप टू 3 years एग्जाम्प्ट, उसके बाद में टैक्सेबल। रेलवे फर्स्ट क्लास और AC टैक्सेबल, अदर एग्जाम्प्ट। मेट्रो मोनोरेल ट्रामवे एग्जाम्प्ट, इनलैंड वाटरवेज एग्जाम्प्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एग्जाम्प्ट, मीटर कैब्स भी क्या होगी, एग्जाम्प्ट होगी। तो पढ़ते समय इनिशियली आपको ये थोड़ा लग सकता है कि कितना लेंदी जा रहा है, बट वंस यू आर जॉट डाउन ऑल द पॉइंट्स, फिर बाद में क्विक रन थ्रू करने में इट विल बी वेरी मच फास्टर एंड वेरी मच इजियर। तो बेस्ड ऑन दिस लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या क्या कहा है इसमें देखिए, Airbus furnishes you the following information for computation of its GST liability for the month. Passenger traveling from Mizoram to Chennai. Mizoram to Chennai. Air travel embarking at or terminating at an airport located in the state of Mizoram. तो टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट होगा आप लोग देखिए। 2000 पैसेंजर्स है और ग्रॉस वैल्यू पर टिकट है ₹2500। देन दूसरा, पैसेंजर ट्रैवलिंग फ्रॉम चेन्नई टू USA 500 पैसेंजर्स। चेन्नई से जब मैं USA जाऊंगा तो इंडिया से जा रहा हूं तो GST आएगा। लेकिन जब हम USA से चेन्नई में आ रहे हैं तो उसके लिए USA की गवर्नमेंट टैक्स मांगेंगी, इंडियन गवर्नमेंट क्यों टैक्स मांगेंगी भाई, राइट। तो USA से चेन्नई आने वाले के ऊपर मुझे कोई लेना देना नहीं है। व्हाट आई एम कंसर्न विद फॉर द ट्रांजैक्शन विच इज फ्रॉम चेन्नई टू USA विच विल बी टैक्सेबल। 45,000 रुपीज पर पैसेंजर, 500 पैसेंजर्स। पैसेंजर ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू त्रिपुरा और मुंबई, तो मुंबई से आप त्रिपुरा जा रहे हो, त्रिपुरा से आप वापस से मुंबई आ रहे हो, राइट, विद अ सिंगल टिकट, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एयर ट्रैवल एम्बार्किंग फ्रॉम एंड स्टार्टिंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग एट दैट आप MNSTB वाला एयरपोर्ट अगर आ गया तो वो एग्जाम्प्ट होगा। Further, Airbus Limited charging 40% passenger tax which is not included in the gross value as per the ticket। ठीक है, अब आप लोगों को इसको ध्यान से देखना है और समझना है और बाद में सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो रीड इट एंड ट्राई टू सॉल्व इट। सो होपफुली आपने रीड किया है। अब इसमें क्या हो रहा है देखिए, जब मैं मिजोरम टू चेन्नई जा रहा हूं तो मैं एयर ट्रैवल इज बिगिनिंग इन अ स्पेसिफाइड और बिगिनिंग और एम्बार्किंग फ्रॉम अ स्पेसिफाइड स्टेट, देयरफॉर इट शुड नॉट बी टैक्सेबल। ठीक है, तो मिजोरम से चेन्नई का तो इट शुड नॉट बी टैक्सेबल बिकॉज वो स्पेसिफाइड लोकेशन या स्पेसिफाइड जगह से हम जा रहे हैं, तो इट शुड बी डेफिनेटली एग्जेम्प्ट, तो इसका तो कोई सवाल नहीं है। डी वाला जो पॉइंट है इसमें दो पार्ट्स है, एक है चेन्नई से USA और दूसरा है USA से चेन्नई। तो ये जो USA से चेन्नई जो आने वाला पार्ट है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है बिकॉज एयर ट्रैवल USA में बिगिन हो रहा है, तो USA की गवर्नमेंट चेक करेगी इसके ऊपर टैक्स लगाना है या नहीं लगाना है। बाकी इसके ये USA से टू चेन्नई वाला जो पार्ट है इसके ऊपर प्लेस ऑफ सप्लाई नाम का एक चैप्टर है, उसके ऊपर भी हम उस पर्टिकुलर चैप्टर में भी हम डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल इसको समझ लो कि इसका हमें कोई लेना देना नहीं। एज फार एज दिस चेन्नई टू USA इज कंसर्न इट शुड बी डेफिनेटली टैक्सेबल। मुंबई टू त्रिपुरा एंड त्रिपुरा टू मुंबई अगेन स्पेसिफाइड एयरपोर्ट है तो इट इज अगेन एग्जेम्प्ट। So what we will say, from Mizoram to Chennai it is exempted supply, from Chennai to USA it is taxable supply, ऐड करो पैसेंजर टैक्स 40%, ये जो यहाँ पे बोला है इसने, फ्रॉम त्रिपुरा टू मुंबई अगेन इट इज एग्जेम्प्ट सप्लाई, तो दोनों का टोटल विल बी योर टैक्सेबल सप्लाई। ऐसा अगर क्वेश्चन आया तो इट विल बी फॉर 4 मार्क्स मिनिमम। तो आपको यहाँ पे ये जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस के बारे में जो भी हमने
डिटेल्स इकट्ठा की है या लिखी है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें देखने की कोशिश करते हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। अब गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज यहाँ पर जो एग्जेम्पशंस है वो जीटीए यानी कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के लिए अलग है। गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में कौन से गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हम करते हैं उसका एग्जेम्पशन अलग है, बट आई थिंक दैट शुड बी स्टडीड इन अ सेपरेट वीडियो, तो उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। बिफोर आई क्लोज दिस वीडियो लेट मी रिमाइंड यू अगेन कि अगर एग्जाम्शन बोर्डम लग रहा है, मोनोटोनस लग रहा है, कंटिन्यूअस लग रहा है, तो चिंता नहीं करना है। यू हैव टू रीड इट अगेन एंड अगेन। मैं कुछ नहीं कर सकता बिकॉज देर आर मोर देन 80 एग्जाम्शंस और आपको हर एक एग्जाम्शन पढ़ाना या अंडरस्टैंड करना जरूरी है, राइट? तो आपको पार्ट पार्ट में लेने का है कि एग्जाम्शंस की स्टडी कैसे करनी है आपको। अब जैसे हमने 7 ग्रुप्स पूरे पढ़ लिए, तो किसी मान लेते हैं टुमारो यू टेक ग्रुप नंबर 1 2 3, इन 3 ग्रुप्स को या 1 2 3 4 4 ग्रुप्स को अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज कर लो, क्वेश्चंस देख लो, खत्म करो। नेक्स्ट डे 5 6 7 इन 3 ग्रुप्स को देखो, अच्छे से पढ़ लो, एग्जाम्पशंस पढ़ लो, खत्म करो। तो पहले एक बार आपको या 2 बार आपको वीडियोस देखने हैं, उनकी नोट्स बनानी है या उनके बुलेट पॉइंट्स को लिख लेने का है। उसके बाद वंस यू आर डन विद दिस, तो 2-3 दिन बाद में बुलेट पॉइंट्स को सिर्फ रिवाइज करना है, क्वेश्चंस को क्विक रिलुक करना है और आगे बढ़ना है। इस तरीके से एग्जाम आते आते तक के आपको एग्जाम्पशंस भी याद रहेंगे और आप करेक्टली आंसर भी लिख पाओगे। सो आई एंड दिस वीडियो हियर, थैंक यू।